अच्छा उसके बाद, अच्छा तो हम थे कंपोजिट सैम्पलिंग पे। अच्छा उससे पहले मैं स्ट्रेटिफाइड और क्लस्टर सैम्पलिंग के बारे में बता देता हूँ। थोड़ा सा मैंने अभी देखा है तो उसके अंदर ये है कि जो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है ना, इसके अंदर पहले हम ग्रुप्स इस बेसिस पे बनाएंगे कि जो एक तरह के लोग होंगे उनको एक ग्रुप बना देंगे, जो दूसरी तरह के लोग होंगे या दूसरी तरह का जो सैंपल होगा उनको दूसरा ग्रुप बना देंगे और फिर उनमें से रैंडमली चूज करेंगे। क्लस्टर सैम्पलिंग के अंदर ये होता है कि कोई एक जगह पे एक तरह से लोग रह रहे हैं, अंदर से वो डिफरेंट है। लाइक मैं कह देता हूँ कि जी किस तरह बताऊँ, 40 बच्चे हैं, 20 साल के, जो 20 साल के हैं ना, उनका एक ग्रुप बना देते हैं, जो 19 साल के उनका एक ग्रुप बना देते हैं, जो 18 साल के उनका एक ग्रुप बना देते हैं। अब उनमें लड़के भी हैं लड़कियां, और फिर उनमें रैंडमली सिलेक्ट करते हैं। तो इस तरह क्या होता है कि अब सबके अंदर बराबर जो है ना वो होगा, मतलब बराबर अमाउंट ऑफ नंबर लेंगे, तीन तीन का फर्ज अगर हम क्लस्टर बना देते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर से फिर हम क्या करेंगे, क्लस्टर सैम्पलिंग की बात कर रहा हूँ। अंदर अब हर ग्रुप के अंदर क्या है कि लड़कियां भी हैं लड़के भी हैं, तो वो अंदर से डिफर कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल अगर एक ग्रुप को दूसरे से कंपेयर करोगे तो दोनों के अंदर लड़कियां, दोनों के अंदर लड़कियां। तो इस तरह का कोई सीन होता है, ठीक है। तो ये इसके अंदर जर्नल्स है, बाकी आप रट्टा मार लेना। कंपोजिट सैम्पलिंग समझ आ गई कि सारे जो भी इस तरह के प्रोडक्ट होते हैं ना जो पैक्ड होते हैं, तो उनको हम सारे को मिक्स कर देते हैं ताकि ऐसा ना हो कि डिफरेंस कोई रह जाए, और फिर उसमें से सैंपल यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग ऐसे होता है जिसके अंदर आप ऐसा कोई चांस नहीं दे सकते अगले को कि मतलब नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर ये आता है कि कोई प्रॉपर चांस नहीं है। एक्सीडेंटल, इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, इसके अंदर एक्सीडेंटल है। एक्सीडेंटल इसके सिंपल, इसको हैपहैजर्ड भी कहते हैं, कन्वीनियंस सैम्पलिंग भी कहते हैं, कि जिस तरह कोई भी एक आदमी है वो रोड पे निकले और लोगों से पूछने लग जाए, क्वेश्चन गवर्नमेंट के बारे में पूछने लग जाए, गवर्नमेंट कैसे जा रही है, तो वो रैंडमली पूछता जाएगा, ठीक है। लेकिन चूज मर्जी होगी उसकी अपनी, वो पूछेगा, किसी किसी से पूछ सकते, किसी से नहीं भी पूछ सकते, ठीक है। तो ये उसकी मर्जी होगी, और वो इस तरह नहीं रैंडमली हर बंदे से नहीं पूछता, ठीक है। उसे पता था अच्छा इससे मैंने पूछना है, इससे मैंने पूछना, तो उसने वो एक चूज किया हुआ, दैट विल बी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ठीक है। जजमेंट सैम्पलिंग, अब जजमेंट से मुराद ये है कि जो भी रिसर्चर है या जो भी सैंपल सिलेक्टर है, वो अपने नॉलेज के मुताबिक वो देखता है कि हाँ भी मेरे नॉलेज के मुताबिक ये बंदा जो है ना वो सैंपल के काबिल है, मेरे नॉलेज के मुताबिक ये बंदा सैंपल के काबिल नहीं है, ठीक है। तो वो उससे पूछता है, तो ये भी एक जजमेंट सैम्पलिंग होती है। अब इसके अंदर ऐसा है कि वो कहता है कि मैंने ये देखना है कि जनाब एग्रीकल्चर के अंदर जलालत कितनी है। तो वो अब उसके नॉलेज के मुताबिक एग्रीकल्चर का जिसके पास कार्ड होगा वो उसी को चूज करेगा, ही विल नॉट गो टू लाइक जीसी यूनिवर्सिटी के बच्चों को उठा के, ठीक है। तो उसके नॉलेज के मुताबिक ये बच्चे जो हैं वो क्राइटेरिया है, और फिर उससे वो दलालत का चेक करेगा कि क्या पैरामीटर है और कितना जो है वो इसका सिस्टम चल रहा है, ठीक है। तो एट द एंड फिर वो बता देगा कि मेरा स्केल टूट चुका है इतनी जगह। तो वो ये सीन होता है। कोटा सैम्पलिंग, वही फीमेल, इतनी मैं फीमेल रखूंगा इतने मेल रखूंगा, वो कहता है कि मैं अपने सैंपल सिलेक्शन के अंदर जो है ना वो 80% मेल रखूंगा, 20% फीमेल रखूंगा, या 80% फीमेल रखूंगा, 20% मेल रखूंगा, तो दैट विल बी द कोटा। तो इसके अंदर ये होगा कि अब फीमेल्स के सिलेक्शन चांसेस ज्यादा हो जाएंगे या मेल्स के सिलेक्शन चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो उसमें फिर इक्वालिटी नहीं रहती। अब जब उसने कह दिया कि मैं 80% वुमेन रखूंगा, इसका मतलब ये है कि मेल्स के सिलेक्शन के चांसेस क्या हो गए, कम हो गए, ठीक है। तो ये सीन आ जाएगा। नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग। इसके अंदर ये है कि स्पेसिफिक कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती हैं। रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग, जब हमारे पास सारी की सारी पॉपुलेशन अवेलेबल नहीं है ना, हम सारी की सारी पॉपुलेशन को एक्सेस नहीं कर सकते। मतलब अगर 1 लाख बिस्किट है तो मतलब लाख बिस्किट की वैसे मिसाल दे रहा हूँ, हो जाती है उसकी सैम्पलिंग भी, लेकिन फर्ज कर लो 1 लाख बिस्किट पड़ा हुआ है, तो आप बिल्कुल आखिरी हिस्से तक तो नहीं ना जा सकते, आखिरी में से भी एक सैंपल उठा के लेके आओगे, तो आप यूजुअली शुरू शुरू की चीजों में से उठा लोगे, तो रिस्ट्रिक्शन लग गई ना हमारे पास। इसके अंदर फिर हम रिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग करते हैं कि हम शुरू शुरू के इस हिस्से में, इतने हिस्से में से चूज कर लेते हैं, और उसी बेसिस पे हम सारे को डिसाइड कर लें। तो जब होल पॉपुलेशन एक्सेसिबल नहीं होती तो उस केस में ये किया जाता है। लेकिन इसके अंदर सीन क्या है कि ये फिर ट्रू रिप्रेजेंटेशन तो ना हुई, हो सकता है एंड वाले ज्यादा खराब हो या ज्यादा बेहतर हो, तो ये ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं होती, लेकिन ये उसके बाद आती है प्रपोसिव सैम्पलिंग, यानी कि फॉर अ पर्पस, जिसका कोई पर्पस होता है। ऊपर वालों को कोई इतना खास पर्पस नहीं है, इसलिए पर्पस है। उसके आगे 4 टाइप्स हैं। पर्पोसिव सैम्पलिंग के अंदर एक्सपर्ट सैम्पलिंग है। इसके अंदर वही कि अगर हमने सैम्पलिंग करनी है, हम चूज करना चाह रहे हैं, हम एक रिसर्च करना चाह रहे हैं, लिफ्ट साइड के अंदर कोई रिसर्च करना चाह रहे हैं, तो हम एक्सपर्ट सैम्पलिंग करेंगे कि कौन कौन बंदा न्यूट्रिशन की फील्ड का एक्सपर्ट है, हम उसको अपनी सैम्पलिंग के अंदर चूज करेंगे ताकि हम अपना काम कर सकें। तो दैट विल बी एक्सपर्ट की सैम्पलिंग, तो एक्सपर्ट्स को सैंपल करना। कोटा सैम्पलिंग ऊपर की भी बात की थी, यहाँ पे भी वही बात है। हेट्रोजेनिटी सैम्पलिंग,
when we want to include all opinion or view and we are not concerned about representing these views proportionally, it's sampling of ideas. हेट्रोजेनिटी सैम्पलिंग का मतलब यह है कि हम इसमें ये नहीं देखते कि जो रिव्यू दे रहा है या जो सैंपल या जो भी इंसान है वो आपको कोई ओपिनियन दे रहा है, अपनी कोई व्यू दे रहा है, हमने ये नहीं देखना इंसान कौन है, हमने सिर्फ ये देखना कि उसका व्यू क्या है, उसका आइडिया क्या है। ठीक है, इसके अंदर आप ये नहीं देखते कि कोई अगला बंदा एक्सपर्ट है अपनी फील्ड का, नहीं है। ठीक है, वो जनरल पॉपुलेशन है, नहीं है, जो भी है वो पाकिस्तानी है या बाहर से, आपने सिर्फ उसका आइडिया लेना है, उसका व्यू क्या है। ठीक है, हम वी आर नॉट कंसर्न अबाउट रिप्रेजेंटिंग प्रोपोर्शनलिटी। हमें ऐसा नहीं है कि हमें ये नहीं चाहिए कि सब एक जैसे आइडियाज आए, हमें सिर्फ ये चाहिए कि आइडियाज, नंबर ऑफ आइडियाज आए हमारे पास। उसके अंदर क्या होगा, हेट्रोजेनिटी सैम्पलिंग आएगा। स्नोबॉल सैम्पलिंग इस तरह होती है कि हम कहते हैं कि इसको हम कहते हैं फ्रेंडशिप सैम्पलिंग। कि आपने एक सैंपल आपने देखा कि अच्छा ये बंदा जो है मेरे क्राइटेरिया पे आ रहा है, मैं इसको सैंपल सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप उस पर्सन को सेलेक्ट करते हो और फिर उसको कहते हो कि अब वो अपने दोस्तों को या अपने करीबी देखे कि कौन बंदा है जो सेम क्राइटेरिया पे आता है और वो उसको भी एक सैंपल में चूज कर ले। जिसने एक स्नो बॉल है, वो ऊपर से हम फेंकते हैं तो वो अपने साथ क्या बर्फ लगाती जाती है तो बड़ी होती जाती है। तो इस तरह इसके अंदर भी एक हम चूज करते हैं और बाकियों को वो अगले जो है वो चूज करते हैं, अगले फिर अगलों को चूज करते हैं। तो इस तरह ये सिस्टम चलता जाता है। प्रॉब्लम इन सैम्पलिंग ये है कि स्टोरेज स्टोरेज से रिलेटेड ये है कि वो डैमेज आ सकता है उसके अंदर तीनों जो है वो सैंपल डैमेज हो सकता है अगर आप सही तरह स्टोर नहीं करते। मॉइस्चर लॉस हो सकता है, कुछ सैंपल लाइट सेंसिटिव होते हैं तो उनको हमने पैक करके या एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर रखना है। कुछ ऑक्सीजन सेंसिटिव है तो उनको हमने इनर्ट गैस के अंदर रखना है। जैसे नाइट्रोजन गैस है, ये कोई और इनर्ट गैस है, उसके अंदर रखना है तो फिर सैंपल उससे रिएक्ट नहीं करेगा, ऑक्सीजन उसको पास नहीं जा पाएगी। केमिकली अनस्टेबल होंगे तो उसको रिफ्रीज करना है या फ्रीज कर सकते हैं। लेकिन अनस्टेबल इमल्जन जो है उनको हम फ्रीज नहीं करेंगे क्योंकि वो जम गए तो फिर वो काम खराब कर देंगे। सर्टेन फूड, कुछ ऐसे फूड्स हैं अगर कुछ फूड है तो उसके उनको फिर प्रिजर्वेटिव लगा के उसके साथ हम इसको स्टेबल जो है वो स्टोर कर सकते हैं। लीगल सैंपल जितने भी होंगे, यानी कि जो जिस तरह ये है कोई कहीं से केस आया कि ना भी फूड पॉइजनिंग हुई तो वो सैंपल लीगल होगा, ऑफिशियल होगा, उसको प्रॉपरली आपने मार्क भी करना है, उसको सील भी करना है। ठीक है, और उसके ऊपर प्रॉपर उसका साइन, नेम और अपनी जो साइन सैम्पलिंग एजेंट जिसने सैंपल लिया है उसके साइन वगैरह भी होने हैं। मार्किंग सैंपल, मार्क ऑल सैंपल इन अ वे दैट इट डज नॉट गेट मूव। और मार्किंग के मतलब वो रूल बता रहा है कि आपने जो है ना नॉन रिमूवेबल और नॉन डैमेजेबल सैम्पलिंग जब उसके ऊपर मार्किंग करनी है, जो भी चीजें, नाम, अपना नाम, कि इसके अंदर क्या इशू था, वो सारा कुछ। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सैंपल। सैंपल प्रिपरेशन करने का तो सैंपल का बेसिक पर्पज यही होता है कि आपने जनरल साइज रिडक्शन, इफ सैंपल साइज इज टू लार्ज, बहुत ज्यादा अगर उसका साइज है तो हम क्या कहते हैं, जनरल साइज रिडक्शन क्या होता है कि आपने एक सैंपल साइज स्टिल आप सैंपल चूज कर लेते हो। 1000 बिस्किट में से आप 20 सैंपल चूज कर लेते हो, आप उसमें से 20 या 100 चूज कर लेते हो। आप कहते हो नहीं अभी 100 भी बहुत ज्यादा है, तो आप 100 को 4 हिस्सों में डिवाइड करते हो, 25 25 25 25। अब आपने क्या करना है, मतलब मैं इसका इधर बना के दिखाता हूँ। इस तरह करके आपके पास 100 आ गए। ठीक है, 100 बिस्किट आ गए इस तरह पड़ा हुआ, तो आप क्या करोगे, 4 हिस्से बनाओगे। क्वार्टर का मतलब होता है कि 4 हिस्से में डिवाइड कर देना, और फिर इसको और इसको चूज कर लोगे या इसको और इसको चूज कर लोगे, ऑपोजिट सैंपल को चूज कर लोगे। इस तरह आपके पास होमोजेनिसिटी आ जाएगी और जो सैंपल रिप्रेजेंटेटिव होगा। और अगर मजीद आपने डाउन जाना है तो मजीद इसी तरह फिर जो दो सैंपल सेलेक्ट किए हैं उनको मिक्स कर दोगे, इधर इधर वाला जो सेलेक्ट किया था उनको मिक्स कर दोगे और उसमें से फिर 4 क्वार्टर बना के उनमें से फिर opposite choose कर दोगे। ठीक है, तो इस तरह नहीं चलता। मेक सैंपल होमोजेनियस, सैंपल को होमोजेनियस कैसे बनाना है कि एक ही तरह का सैंपल हो। द यूज डिपेंड अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ द फूड, कौन सी प्रॉपर्टी है, सॉलिड है, सेमी सॉलिड है, लिक्विड है। और इसको कैसे कर सकते हैं, मैकेनिकल डिवाइसेस के थ्रू। ग्राइंडर है, मिक्सर है, स्लाइसर है, ब्लेंडर है। अगर आप दानों का चेक करना चाह रहे हो या कुछ तरह की चीज है तो आप उसको ग्राइंड कर दोगे ताकि पार्टिकल स्मॉल साइज में आ जाए, उसको मिक्स कर दोगे तो वो आपका सारा मिक्सिंग हो जाएगा। इंजाइमेटिक मेथड है जिसके अंदर यह है कि डिफरेंट टाइप ऑफ इंजाइम आप इस्तेमाल कर सकते हो ताकि वो उस फूड को एक ही शक्ल में ले आए। फर्ज कर लो अगर स्टार्च है और एक ग्लूकोज है, एक तरफ आपके पास ग्लूकोज, एक तरफ आप स्टार्च है, तो स्टार्च के ऊपर आप इंजाइम लगाओगे, वो इंजाइम स्टार्च को भी ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, आपके पास सारा का सारा जो सैंपल है वो एक ही तरह का हो जाएगा। ठीक है, और लिपिड ऑक्सीडेशन जो केमिकल मेथड है पीछे, स्ट्रॉन्ग एसिड या बेसिस के थ्रू उसके ऊपर रिएक्ट करवा के ताकि बेस उस सारे मटेरियल को डिसॉल्व करके उसको स्मॉलेस्ट यूनिट में कन्वर्ट कर दे। स्टार्च को तोड़ेगी तो भी ग्लूकोज निकल रहा है, सेलुलोज को तोड़ेंगे तो भी ग्लूकोज निकल रहा है। तो अगर आपके पास सेलुलोज है, आपके पास स्टार्च है, आप दोनों को करोगे, उसके ऊपर एंजाइमेटिक रिएक्शन करवाओगे, सारे का सारा ग्लूकोज बन जाएगा और एक कॉमन सैंपल आएगा। तो ये इसकी जनरल सी मिसाल है। दैट्स इट।
दैट्स ऑल अबाउट इट। आई होप कि ये बहुत सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ। अच्छा, एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग जो है ना सना, वो ये होती है कि आपने ना, मतलब आपका बेसिक मकसद यही होता है कि आपने सैंपल जो भी आप ले रहे हो ना, जो भी आप मतलब एक कौन है, एक बिस्किट बनाने वाला है, उसने आटा खरीदना है, पहले उसने आटा खरीदना है, तो वो क्या करता है, उस टाइम पे सैम्पलिंग करेगा, उस मुख्तलिफ बोरियों से आटे की सैम्पलिंग करेगा, और उसका पर्पज क्या होगा कि मैंने एक्सेप्ट करना है इसको, इस लॉट को, ये जो आटो की बोरियां हैं, मैंने इसको चूज करना है, मैंने इसको एक्सेप्ट करना है। तो अगर वो क्राइटेरिया पे आ रही है वो चूज कर लेगा, अगर नहीं आ रही तो रिजेक्ट कर देगा। तो एक प्रोड्यूसर के लिए या एक जो मैन्युफैक्चरर है उसके लिए ये एक्सेप्टेंस हैपनिंग है। लेकिन अगर कोई कंज्यूमर है, कोई बिस्किट खाने वाला है, तो या किसी ने बिस्किट उससे खरीदना है, उस फैक्ट्री से बल्क अमाउंट में खरीदना है, तो वो क्या करेगा, वो उस बिस्किट की सैम्पलिंग करेगा ताकि वो उस बिस्किट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सके। तो इट विल बी एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग। और मैन्युफैक्चरर के लिए उस रॉ मटेरियल की को एक्सेप्ट करने के लिए सैम्पलिंग करेगा। और अगर कोई कंज्यूमर है या कोई थर्ड पार्टी बायर है कि वो आगे कंज्यूमर तक पहुंचाए, तो वो फैक्ट्री से लेने वाला जो है वो बिस्किट की प्रोडक्ट की, जो उसकी मैन्युफैक्चर की प्रोडक्ट है, उसकी सैम्पलिंग करेगा ताकि वो उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सके। एनी अदर क्वेश्चन? हाँ ना कर दिया करो। माशाल्लाह, शफक, सना, खालिद, इतने पढ़ने वाले बच्चे। फातिमा, इब्रा, बहुत, आमना, पढ़ने वाले बच्चे। स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया, अगर आप लोगों ने मीटिंग लीव करनी है जाना तो चले जाओ, ताकि मैं फिर सेकंड वालों को ऐड करूँ। जरा लीव करते हैं, नहीं बनाते हैं मीटिंग। जिन्हें रह गए मैंने पता है सोते पे ने। नहीं जाग रहे हैं, लीव कर देते हैं। अब समझ अल्लाह आ गई है। हाफिज। हाँ जी, एक बार अब खुद पढ़ूंगा ना तो आ जाएगी बेहतर तरीके से भी। ओवरव्यू हुआ है अभी एक। सर से तो ज्यादा अच्छे समझ आई है। चलो ठीक है। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।